नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 की मैथ स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 की मैथ दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन आपको पढ़ा रहे थे, तो साथ ही साथ हम सोच रहे थे कि आपको दूसरा पार्ट भी पढ़ाया जाए। और दूसरे पार्ट में आपका इंटीग्रेशन रहेगा, जिसको समाकलन कहा जाता है। तो दोस्त, पहले पार्ट में आपका जो अवकलन होता है, जिसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है, वो आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन आएगा तो समाकलन भी आसानी से आ जाएगा। क्यों दिक्कत है? क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं मैथ का, और रहेगा समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका प्रश्नावली 7A रहेगा। ठीक है, प्रश्नावली 7A में सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बता देंगे, जो हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं वो आपका इंटीग्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या रहेगा? आपका इंटीग्रेशन रहेगा। इंटीग्रेशन आपका है, ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशंस आपका होता है। ठीक है, इंटीग्रेशंस जिसको हम समाकलन समाकलन कहते हैं। ठीक है, समाकलन कहा जाता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन जिसको समाकलन कहा जाता है। तो आज जो हम अंदाज के शुरुआत करेंगे वो आपका होगा समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहाँ पर यूज किया जाता है दोस्त? तो जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे कोई चीज जोड़ वगैरह जहाँ पर जरूरत हो, जैसे कोई भाग छोटे छोटे खंड में अगर सतत चल रहा होता है, तो वहां पर अगर उनके जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। और जैसे कोई अनियमित आकृति वगैरह हो, जैसे कोई आपका खेत वगैरह हो, अगर वर्गाकार हो, आयताकार हो, तो उनको उनका क्षेत्रफल निकालना आसानी है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर कोई अनियमित आकृति का अगर क्षेत्रफल आपको दे दिया जाए और उसका कहा जाए इसका क्षेत्रफल निकालिए, अनियमित आकृति का कोई खेत दे दिया जाए और कहा जाए उसका क्षेत्रफल निकालिए, तब आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्त वहां पर हम समाकलन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, उसमें एक छोटा सा भाग पकड़ा जाता है और वह भाग लिया जाता है जो एक नियमित आकृति होना चाहिए। उस नियमित आकृति को हम छोटे से भाग को पकड़ते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और उनकी इंटीग्रेशन करके जब करते हैं उस छोटे से भाग का, उस छोटे से क्षेत्रफल का, और इंटीग्रेशन करते हैं, तो पूरे का हमें खेत का फिर क्षेत्रफल पता चल जाता है। तो अनियमित आकृतियों के भाग में अगर हमें दोस्त अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात होती है, वहां पर हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वहां पर इंटीग्रेशन समाकलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ समाकलन के बारे में हम और आपको दिखाएंगे। हालांकि आपका प्रश्नावली शुरू है, लेकिन प्रश्नावली से पहले कुछ आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये 7A रहेगा दोस्त, 7A है। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपको हम सबसे पहले आपको ये सिखाएंगे, ठीक है, कि समाकलन क्या है। थोड़ा सा बेसिक आपको बताते हैं, फार्मूला बताते हैं, उसके बाद ही आगे हम चल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्त वो समाकलन है। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो समाकलन है, जिसको हम इंटीग्रेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशंस के नाम से जानते हैं। ये हमारा समाकलन है, जिसको इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखने वाली बात है दोस्त, देखें, अगर देखिए अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें कि समाकलन क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन यानी आपका समाकलन, समाकलन क्या होता है, कहाँ से शुरुआत होता है, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको हम अवकलन के बारे में बता देते हैं। अगर थोड़ी सी जानकारी अवकलन की हो जाती है दोस्त, तो फिर अच्छी पकड़ हम आपकी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा से हम अवकलन के बारे में समझते हैं, अवकलन की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके पास जैसे डी बाई डी एक्स लिखा हो, या डी बाई डी टी लिखा हो, या डी बाई क्या लिखा हो, डी थीटा लिखा हो, डी बाई डी एक्स हो। ठीक है, डी बाई आपका क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा, डी बाई डी टी रहेगा, डी बाई डी थीटा रहेगा। तो इसको दोस्त हम अवकलन कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है, जिसको डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। डिफरेंशिएशन
के नाम से जाना जाता है, डिफरेंशिएशन जिसको हम अवकलन कहते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स हो, डी बाई डी टी हो, डी बाई डी थीटा हो, तो ये हमारा अवकलन होता है। ध्यान दीजिएगा, अवकलन में आपने देखा कि ऊपर अंश में कोई चीज ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ हर में है। हमें सिर्फ यही बताता है, यही सिखाता है कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का। कोई भी फलन कैसा भी दिया रहे, आपको फलन देख के अवकलन करना पड़ता है भाई। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर फलन आपके पास x के सापेक्ष है तो आप d बाई डी एक्स का प्रयोग करते हैं। अगर फलन हमारा t के सापेक्ष है तो आप d बाई डी टी का प्रयोग करते हैं। अगर फलन हमारा थीटा के सापेक्ष है तो हम d बाई डी थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसा फंक्शन रहेगा, जैसा देश वैसा भेष होता है दोस्त। जैसा फलन रहेगा वैसा ही अवकलन आपको करना पड़ता है। अगर थीटा के सापेक्ष फंक्शन है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष है तो टी के सापेक्ष करेंगे, और x के सापेक्ष है तो x के सापेक्ष करते हैं। इसको अवकलन कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको आगे बताएं कि dy बटे आपका क्या रहेगा, dx रहेगा, और यही dy बटे क्या रहेगा, d थीटा, और यही dy बटे क्या रहेगा, dt रहेगा। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि हमें किसके सापेक्ष करना है, तो आप कहेंगे साहब x के सापेक्ष करना है, और किसका करना है तो आप कहेंगे y का करना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, लेकिन किस फंक्शन का करना है तो आपका जवाब होगा y का करना है। और यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करना है, किसका करना है, y का करना है। यहाँ t के सापेक्ष करना है, किसका करना है, y का करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस फलन का अवकलन करना होता है उसको यहाँ पर y के स्थान पर रखा जाता है। और आपको एक बात यहाँ पर बता दे, हमारा जो कैलकुलस है, यानी कैलकुलस में इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो जो कैलकुलस का हिस्सा होता है दोस्त, वो सिर्फ दो ही बातों पर निर्भर करता है। आप देखेंगे अधिकांश भाग ये देखेंगे x और क्या होता है, y होता है, जिसमें x को दोस्त यहाँ पर चर राशि का दर्जा दिया जाता है, इसे चर राशि कहेंगे, जो कि अपने आप पे निर्भर होता है। और y एक क्या होता है, आश्रित राशि होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, आश्रित राशि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चर राशि और ये क्या हो जाएगा, आश्रित राशि। यानी x अपने आप पे निर्भर होता है, अपने आप से मोटिवेट होता है, लेकिन y जो होता है ये x को देख के चलता है, ठीक है, x को देख के चलता है। तो यहाँ पर y एक आश्रित राशि होगा और x क्या होगा, एक चर राशि होगा। x जैसा काम करता है उसी को देख के y चलता है, इसलिए y को आश्रित कहा जाता है। आश्रित का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होना, वो आश्रित राशि कहलाता है। यह परतंत्र राशि, और ये आपका स्वतंत्र राशि होता है जो x होता है, जो अपने आप पर निर्भर होता है, किसी के सहारे नहीं रहता, उसे चर राशि कहा जाता है। जो किसी दूसरों पर निर्भर होता है उसे आश्रित राशि कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कैलकुलस में दो ही भाग है, दो बातों पर बात निर्भर करता है कैलकुलस, चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन। x और क्या, अधिकांश भाग आप देखिएगा दोस्त x और क्या होता है, y ही होता है, आपको यही मिलेगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर अवकलन कर रहे हो और फंक्शन में y बराबर नहीं दिया है तो आप बाएं तरफ y बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। बाएं तरफ y रखेंगे और फलन को जिसको करना है उसको दाएं तरफ रखा जाता है, इसका तरीका होता है, ठीक है। जैसे y बराबर आपका कोई फलन यहाँ पर है, y बराबर हमने क्या लिख दिया, sin x लिख दिया, ठीक है। तो अगर sin x का कहा जाए भैया अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो अगर नहीं दिया y बराबर तो आपको अपने आप से मान लेना है। y बराबर sin x हमने मान लिया। उसके बाद देखिए कि दाईं तरफ किस रूप में फंक्शन दिया है, तो कहेंगे साहब x के सापेक्ष दिया है, तो आपको x के सापेक्ष यहाँ पर इसका अवकलन करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसका अवकलन किया जाता है दोस्त, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है अवकल गुणांक। इसको हम क्या कहते हैं, अवकल गुणांक का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अवकल गुणांक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया कि हमको किसके सापेक्ष करना ये भी पता है, और किस फलन का अवकलन करना है ये भी बात पता है। देखिए, थीटा के सापेक्ष करना, किस फलन का करना, कहेंगे साहब y का सापेक्ष, y का करना है, तो ये भी पता है। तो जब दोनों बातें पता हो जाए ना, उसको अवकल गुणांक कहा जाता है। और जब एक बात पता हो दोस्त, उसको अवकलन कहा जाता है, उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात होता है, फर्क होता है अवकलन और अवकल गुणांक में। इसी का एक नाम और होता है दोस्तों, जिसको हम अवकलज का नाम देते हैं, ठीक है। इसी को हम अवकलज का भी नाम देते हैं, ये अवकलज भी कहलाता है। अवकल गुणांक का एक दूसरा नाम क्या होता है, अवकलज होता है। चाहे अवकलज कहें या अवकल गुणांक, एक ही बात है, दूसरा बात नहीं होता, ठीक है।
ठीक, तो चलिए इतनी बात आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, एकदम बेसिक आपको बता रहे हैं दोस्त, ये आपका अवकलन और ये क्या है, अवकल गुणांक है, जिसको क्या कहते हैं, अवकलज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बात पता है, इसलिए इस बात को आप क्या कहेंगे भाई साहब, इस बात को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोस्त इसको अवकल गुणांक कहा जाता है। कहेंगे उसमें जो उसके सापेक्ष करना है, अगर वो केवल पता रहे वही तो भैया अवकलन कहलाता है, उसी के सापेक्ष तो किया जाता है, वो आपका डिफरेंशिएशन होता है, वो आपका क्या होता है, अवकलन होता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अवकलन के फार्मूले को समझ लेते हैं, कुछ आपको बता देते हैं फार्मूले। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम अवकलन के फार्मूलों को देखना चाहें, देखिएगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्त कि जैसे अगर डी बाई आपके पास क्या रहे, डी एक्स रहे और एक्स घाते क्या रहे, एन रहे, इसका सूत्र होता है एन एक्स घाते एन माइनस कितना 1 होता है। ठीक है, एन एक्स घाते एन माइनस 1 होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए एक चीज और बता दें, जो एक्स घाते एन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये भैया यही पर डी के बगल लिखा जाता है, थोड़ा फैशन में लिखा गया है, उसको हमने बगल लिख दिया क्योंकि ये चीज हमेशा अंश का ही होता है, इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, लिख दिया थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो डी बाई डी एक्स, एक्स घाते एन का एन एक्स घाते एन माइनस क्या आएगा, 1 आता है। तो ये इसका अवकलन होता है, अवकलन का फार्मूला होता है। जैसे डी बाई डी एक्स और आपके पास ई घाते एक्स हो, इसका ई घाते कितना आता है, आप कहेंगे एक्स आता है। अगर डी बाई डी एक्स दोस्त ई घाते माइनस एक्स हो तो माइनस ई घाते माइनस एक्स आता है, तो ये आपका आ जाता है। उसके बाद अगर डी बाई डी एक्स हो, डी बाई डी एक्स अगर log एक्स टू द बेस ई, और बेस यहाँ पर ई है, बेस ई को लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं होता, बेस ई के फॉर्म में बताया गया है दोस्त, तो इसका 1 बटा क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई की वैल्यू क्या होता है, 1 बटा एक्स होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, जैसे डी बाई डी एक्स रहे और एक्स रहे तो उसका मान कितना होता है, आपका जवाब होगा, देखिएगा उसका सीधा आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, आने का वजह क्या होता है, इसको थोड़ा से आपको समझा देते हैं किस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्त कि अगर डी बाई डी एक्स, एक्स का मान 1 आया तो किस तरीके से आया समझिए जरा से। डी बाई डी एक्स आपके पास एक्स घाते कितना है, 1, यहाँ पर एक्स घाते एन लगेगा, उसका होता है एन एक्स घाते एन माइनस कितना 1 होता है, तो 1 गुणे एक्स घाते 0 और किसी का घात 0 तो उसका मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि डी बाई डी एक्स, एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स, एक्स का मान कितना होता है भैया, तो आप कहेंगे साहब 1 होता है। आपने यहाँ पर देखा, प्रूव करके भी दिखा दिया, ये एक्स घाते एन, ये एन का काम करा, ये एक्स का काम करा, एन एक्स घाते एन माइनस 1 0 और किसी का घात 0, उसका मान कितना होता है 1, 1 गुणे 1 कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, चलेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि डी बाई डी एक्स, एक्स का मान 1 होता है। अगर यही चीज आपको थोड़ा सी फिर से दिखाएं, जैसे डी बाई आपके पास डी एक्स, कोई अचर पद आ जाता है, अचर पद, तो अचर पद का मान हमेशा क्या दीजिएगा, 0 दीजिएगा। देखिए अचर पद का मतलब होता है जैसे आपके पास, ठीक है, जैसे डी बाई डी एक्स आपके पास यहाँ पर 5 आ गया, तो उसका मान आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। क्यों बताते हैं भैया, क्योंकि आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो कहेंगे साहब एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो मेरा फलन भी तो एक्स के सापेक्ष होना चाहिए, तो आप कहेंगे साहब यहाँ पर कोई 5 के साथ कोई एक्स नहीं है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो अचर पद का मान हमेशा क्या होता है, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होता है, ये बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे डी बाई आपके पास क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा, एक फर्स्ट इंटू क्या होता है, सेकंड होता है। मान लेते हैं कभी कभी कार क्या होता है भैया कि यक्स अवकलन करते वक्त यक्स के 2 फंक्शन आ जाए, जैसे y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए या y बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाए। तो अगर यक्स के 2 फंक्शन आ जाते हैं तो किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड मान के आप आराम से लगा सकते हो, फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का होता है, पहले आप फर्स्ट लगाते हैं
उसके बाद फिर क्या होता है सेकेंड। देखिए सबकी बारी आनी चाहिए, एक बार फर्स्ट को बाहर करिए, सेकेंड का अवकलन करिए, फिर उसके बाद सेकेंड को लिखिए और डी बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा अवकलन होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का। एक बार फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड को दबोचिए और सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट को दबोचिए। इस तरीके से फर्स्ट इंटू सेकेंड का आपका एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर आपको हम बताएं कि डी बाई डी एक्स एक अंश बटे हर का भी फार्मूला होता है। ठीक है, अंश बटे हर का फार्मूला होता है। अब वो क्या है अंश बटे हर, तो पहले आपका क्या आता है हर आएगा, फिर डी बाई डी एक्स आएगा, फिर क्या आता है अंश माइनस अंश और फिर डी बाई डी एक्स आप कहेंगे दोस्त हर होता है और बटे हर का क्या होता है होल स्क्वायर हो जाएगा, हर का होल स्क्वायर होता है। फिर डी बाई डी एक्स अंश बटे हर है, पहले हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपॉन हर का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ये हमारा ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्त चलेंगे, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का अंश बटे हर का, जैसे y बराबर आपको x बटे एक्स प्लस 1 दे दिया जाए तो अंश बटे हर दिया रहे तो आपको उसका अवकलन कैसे करते हैं वो इस फार्मूले की मदद से आप वहां पर उसको लगा सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद जैसे दोस्त अगर आपके पास कभी कभार डी बाई डी एक्स ए घाते एक्स आ जाता है तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि ए घाते एक्स log ए टू द बेस क्या होता है ई होता है। तो इसका फार्मूला हो जाता है किसका डी बाई डी एक्स ए घाते एक्स का, ए घाते एक्स का ए घाते एक्स log ए टू द बेस ई। ध्यान देना आधार आपका ई है, यहाँ पर बेस है ई। ठीक है, log ए टू द बेस ई, log ए टू द बेस ई होता है, log ए टू द बेस ई पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ए घाते एक्स और ए घाते एक्स log ए टू द बेस क्या होता है ई होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप लगा सकते हो। उसके बाद और अगर फार्मूले पे चलेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया, अंश बटे हर हो गया, लॉग का हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद चलिए आगे और चलते हैं फार्मूले पे। ठीक है, आगे जब फार्मूले पे चलेंगे तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स आपको पता है कि साइन एक्स होता है और साइन एक्स का क्या आता है कॉस एक्स आता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स आता है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स और ये कॉस एक्स का कितना आता है माइनस का साइन एक्स आता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है। उसके बाद आप देखना कि डी बाई डी एक्स का दोस्त आप ये देखेंगे कि जैसे tan x आ जाए तो tan x का कितना आता है, तो आपका जवाब होगा सेक स्क्वायर x आता है। उसके बाद अगर d बाई डी एक्स और आपके पास d बाई डी एक्स tan x का सेक स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर cot x आ जाता है, d बाई डी एक्स cot x आ जाता है तो इसका क्या हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है x, माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है x। इसका जब d बाई डी एक्स cot x की बात करते हैं तब। उसके बाद अगर d बाई डी एक्स सेक x आ जाता है तो सेक x का दोस्त क्या होता है सेक x इंटू क्या आता है tan x आएगा। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे d बाई डी एक्स आपके पास अगर कॉसेक x आ जाता है तो इसका माइनस कॉसेक x और इंटू क्या होता है कॉट x होता है। ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या होता है कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो भैया ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप बहुत सरलता से आपको समाकलन में कोई परेशानी नहीं होने देंगे, ये हमारी दावा होता है। ठीक है, तो आप लेकिन थोड़ा सा इनको समझ के रखेंगे धैर्य से। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक इंटू tan एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू क्या होता है कॉट एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं, अगर और बात करते हैं फार्मूले पे और आपको बता देते हैं। देखिएगा जैसे डी बाई डी एक्स भैया अगर आपको साइन इनवर्स एक्स की बात आ जाए तो डी बाई डी एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स आ जाए इसका फार्मूला √1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी बाई डी एक्स और ये कॉस इनवर्स क्या होता है एक्स माइनस 1/√1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स आपके पास tan इनवर्स एक्स होता है,
तो 1/1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर यही साहब भाई साहब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया cot इनवर्स x का बताइए, तो आप कहेंगे 1 प्लस कितना होता है x स्क्वायर होता है। अगर यही चीज आपसे कहा जाए कि d/dx भैया आप सेक इनवर्स x को बता दीजिए, सेक इनवर्स x, तो आपका जवाब होगा x अंडर रूट क्या होता है x स्क्वायर माइनस 1 होता है, x स्क्वायर माइनस 1 होता है। अगर यही चीज फिर से आपसे कह दिया जाए कि d/dx भैया आप कॉसेक इनवर्स x का बता दीजिए, तो आप कहेंगे माइनस 1/x और अंडर रूट कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अवकलन का फार्मूला यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, लगभग जितने भी अवकलन के फार्मूले थे हमने आपको वहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ये अवकलन फार्मूला अगर आपको पता रहेगा, क्योंकि भैया अवकलन और समकलन एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर अवकलन आता रहेगा तो समकलन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा मुद्दा था समकलन को समझना, तो हम आज समकलन को स्टार्ट करते हैं और समकलन को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा अवकलन हो जाता है। ठीक है, चलिए, और एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अवकलन में जब फलन की बात आती है कि कब किसको t माना जाता है, जैसे मान लेते हैं y बराबर sin 2x दे दिया, तो आप देखेंगे तो सूत्र से जो चीज़ अलग होता है उसे हम क्या मानते हैं t। और ध्यान देना, लिख देता हूँ, जब हम सवाल में, ठीक है, t मानते हैं, ये अपने हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जब सवाल में हम जब सवाल में आप t मानते हैं, तब आपका जो फार्मूला लगेगा वो dy/dx बराबर dy/dt इंटू dt बाई क्या लगेगा, dx लगेता है। ठीक है, कब, जब आप t मानते हैं तब। और t मानने का तरीका होता है दोस्त कि जैसे कोई भी फंक्शन रहे, एक घात से ज्यादा एक घात से क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे x 1 प्लस x घाते 1/2 आ जाए, यहाँ पर एक घात से कम है तो आप 1 प्लस x को t मानना पड़ेगा। ठीक है, या जैसे sin 2x कोई चीज सूत्र से अलग हो जाता है तो वहां भी उसको आपको t मानना पड़ता है। ठीक है, तो t जब भी आप मानेंगे, जब हम सवाल में t मानते हैं तो हम dy/dx और dy/dt इंटू dt/dx का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपका फंक्शन आ जाता है दोस्त sin 2x आ जाता है, ये सूत्र से अलग है तो 2x को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। अब जैसे अब यहाँ पर आपको बताएं, जैसे अगर y बराबर 1 प्लस x घाते 1/2 है, इसका अगर अवकलन करना है तो एक घात से कम है तो 1 प्लस x को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ता है। ठीक है, तो कोई चीज अगर सूत्र से अलग होता है तब भी आप t मानेंगे, या किसी भी फलन पे एक घात से ज्यादा एक घात से कम होता है तो उसे भी t माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से t मान के सवालों को करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं समाकलन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे क्या, समाकलन की शुरुआत करते हैं। समाकलन जिसको हम इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम समाकलन कहते हैं। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है जिसको हम समाकलन के नाम से दोस्त जानते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं कि समाकलन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि समाकलन कोई अनियमित आकृतियां हो, उनका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना, उनको जोड़ना, उनको इकट्ठा करना हो। ठीक है, या जैसे छोटे छोटे कई सारे खंडों का क्षेत्रफल होता है, तो इंजीनियर लोग क्या होते हैं ना, जैसे कोई अनियमित आकृतियों का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है दोस्त, तो वहां पर समाकलन का ही प्रयोग करके हम उसको निकालते हैं। ठीक है, अनियमित आकृति का कोई खेत उसका क्षेत्रफल ना निकाल पाते हो तो उसमें से एक छोटा सा भाग पकड़िए जो नियमित हो, उसका क्षेत्रफल आप निकाल सको, उसका क्षेत्रफल निकालिए, फिर वही क्षेत्रफल का आप समाकलन कर दीजिए, पूरे खंड का, पूरे भाग का जितना भी क्षेत्रफल चाहेंगे दोस्त आराम से मिल जाएगा, आपको कभी परेशानी नहीं होता। ठीक है, तो वो होता है, वहां पर हम समाकलन का प्रयोग, इंटीग्रेशन का प्रयोग वहां पर हम करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समाकलन का चिन्ह देखते हैं कैसे आता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताएं कि एक शब्द आता है जिसको हम सम कहेंगे। क्या कहेंगे, सम कहते हैं। सम का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। सम का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, सम का मतलब होता है जोड़, या क्या होता है, योग होता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, सम का पहला अक्षर देखिए क्या है, तो आप कहेंगे साहब यस है। सम का पहला अक्षर क्या है, तो आप कहेंगे साहब यस है। ठीक है, चलिए
तो यस को हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, लीजिए ले लिया, ठीक है, यस को हमने निकाल लिया, ठीक। तो सम का पहला अक्षर ही उठाया जाता है और सम का पहला अक्षर हमने उठाया और इसको पकड़ के हमने क्या करा, इसको भी पकड़ के क्या करा, खींचा कस के, इसको भी, इसको देखिए, इसको इधर नीचे खींचा, इसको कहाँ खींचा, ऊपर खींचा। जब खींचते हैं दोस्त ना तो इस तरीके से आपका इस समाकलन का चिन्ह बन जाता है, ठीक है। ये समाकलन का क्या होता है, चिन्ह होता है दोस्त। इंटीग्रेशन ऑफ सिंबल है, समाकलन का क्या है, चिन्ह है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा, इसको हम समाकलन का चिन्ह कहते हैं, समाकलन का चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, समाकलन का चिन्ह कहा जाता है। तो कहा कहेंगे कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सम, सम का मतलब जोड़ होता है और वही का सम का पहला अक्षर यस उठाइए और उसका एक सिरा और ऊपर एक सिरा पकड़ के यूं खींच दीजिए और खींचेंगे तो समाकलन यानी समाकलन का इंटीग्रेशन का चिन्ह आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हमसे ऐसे समाकलन का चिन्ह यहाँ पर प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब जैसे हम आपको यहाँ पर बताएं, जैसे इंटीग्रेशन अब हम आपको लगाएं, चलिए इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर आपको लगाया, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया और इंटीग्रेशन में हमने यहाँ पर एफ एक्स और क्या लिखा, डी एक्स लिखा, ठीक है। मेरे पास कोई फंक्शन था एफ एक्स और डी एक्स, तो इसका समाकलन निकल के आता है दोस्तों एफ डैश और क्या निकल के आता है एक्स और यहाँ पर एक क्या जोड़ देते हैं सी। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें कि समाकलन के दो हिस्से होंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आपको समझा देते हैं, समझिएगा। समाकलन जब हम पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है, तो समाकलन का दो भाग आपको पढ़ा जाएगा। एक इनडिफिनिट आपका रहेगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। अनिश्चित समाकलन जिसको हम क्या कहेंगे, अनिश्चित समाकलन कहा जाएगा, इसको अनिश्चित समाकलन का रूप दिया जाता है, ठीक है। और एक आपका हो जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जिसको हम निश्चित समाकलन कहते हैं, निश्चित समाकलन कहा जाता है। निश्चित, अनिश्चित है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चित आपका समाकलन होता है और ये निश्चित समाकलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समाकलन के दो भाग पढ़ना है। आप शुरुआत में जो पढ़ेंगे वो अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे और कोई चीज़ जब अनिश्चित होता है तो वहाँ पर उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन का ये अचर होता है। जैसे अब आपसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास, आपको ज़रूरत है 500 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास 450 रुपये है, तो आप सोचेंगे भैया कहीं से 50 अगर मिल जाता तो मेरा काम पूरा हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर है भैया, अगर देखिए समाकलन तो हो जाता है लेकिन अनिश्चित होता है, इसको पूरा करने के लिए क्या जोड़ा जाता है, सी जोड़ दिया जाता है, तो उसका पूरा काम हो जाए, ठीक है। इसलिए सी को, सी नियतांक है। तो यहाँ पर दोस्त जो हम समाकलन पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कई भाग में पढ़ा जाएगा समाकलन, तो आपका जवाब होगा कि भैया समाकलन दो भाग में पढ़ा जाता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है और एक आपका क्या होता है, निश्चित समाकलन होता है। ये इंटीग्रेशन है भैया, इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो इंटीग्रेशन के दो भाग हमें पढ़ना है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक आपका क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे साहब अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे। अभी जो चैप्टर शुरुआत करते हैं अनिश्चित समाकलन का शुरुआत करते हैं और कोई चीज अनिश्चित होता है उसको निश्चित बनाने के लिए यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, तो आपका जवाब होगा सी कांस्टेंट जोड़ा जाता है और ये निश्चित समाकलन तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपने देखा, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स है, हमारा क्या निकल के आया, एफ डैश एक्स प्लस क्या निकल के आया, सी। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये हमारा क्या है दोस्त, तो आपका जवाब होगा भैया ये तो आपने बताया समाकलन का चिन्ह है, समाकलन का, ये समाकलन का क्या है, चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है ये। चलिए उसके बाद ये एफ एक्स क्या है आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा एफ एक्स जो है ना हमारा, ये समाकल्य है, ये समाकल्य इसको बोला जाता है, इसको हम इंटीग्रेंड के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेंड के नाम से जानते हैं, इसको समाकल्य कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एफ डैश एक्स होता है इसको क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे साहब इसको समाकल कहा जाता है,
समाकल कहा जाता है, जिसको इंटीग्रल के नाम से जानते हैं, इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। तो बोलेंगे सी को क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन का अचर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, समाकलन के अचर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सी होता है हमारा, क्या है, सी। तो सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको समाकलन का अचर कहा जाता है। और आपने देखा कि इंटीग्रेशन से जो बातें प्राप्त होती है, जैसे एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ, तो एफ डैश एक्स को समाकल कहते हैं। तो यानी ध्यान दीजिएगा कि जब आप समाकलन करने के बाद जो भी फंक्शन आपको मिलता है उसको दो समाकल कहा जाता है, जिसको इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। और जिस चीज का आपने समाकलन किया है उसको समाकल के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रैंड के नाम से जाना जाता है। और ये आपका समाकलन का चिन्ह होता है, जिसको आप इंटीग्रेशन ऑफ सिंबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये समाकलन की शुरुआत है, बेसिक है। हमने आपको बेसिक यहाँ पर क्या किया, समझाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम थोड़ा से समझते हैं। और समझने की बात यहाँ पर ये दोस्त है कि सबसे पहले आपको बताएं कि जो आपका अवकलन होता है, अगर हम अवकलन की बात करते हैं कि अवकलन जो होता है, अवकलन तथा समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा प्रतिलोम होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, अवकलन तथा समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो यानी अवकलन से समाकलन, समाकलन से क्या होता है, अवकलन प्राप्त होता है। चलिए, अच्छा, अगर अवकलन का फार्मूला आपको प्राप्त है तो आसानी से दोस्त समाकलन को आप बता सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन अगर आपको पता है ये इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर अगर x घाते n आ जाता है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, x घाते n+1 और बटे n प्लस क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, c जोड़ दिया। ठीक है, और n इज नॉट -1 होना चाहिए। ठीक है, n जो हो इज नॉट -1 हो, -1 ना हो, नहीं तो यहाँ पर शून्य होगा तो इसको खत्म कर देगा। ठीक है, ये आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपने x घाते n dx को देखा कि x घाते n+1 बटे n प्लस क्या होता है, 1 होता है। वैसे इंटीग्रेशन अब ध्यान दीजिएगा, जैसे e घाते x इंटू आपके पास dx है, इसका e घाते x आएगा, प्लस में क्या जोड़ देंगे, इससे इंटीग्रेशन अब e घाते -x इंटू dx आएगा, इसका -e घाते -x प्लस कितना आता है, c आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इंटीग्रेशन 1/x और आपके पास dx आ जाए तो आपका कितना आ जाएगा, log e टू द बेस मॉड क्या होता है x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c। मॉड इसलिए लगाया दोस्त क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन कभी नेगेटिव पे नहीं आता, इसलिए यहाँ पर मॉड लॉग के साथ क्या लगा दिया जाता है, मॉड। और चाहे आप लगाएं चाहे न लगाएं कोई दिक्कत नहीं होता, लगा देते, जैसे कोई ऋणात्मक फंक्शन है तो उसको पॉजिटिव ये बना देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो आगे अब आप देखिए ये आपका बन गया, इतना हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो बन गया। उसके बाद आपने देखा कि साइन एक्स, अगर इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन आपके पास साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस में क्या आता है, सी आता है। अगर इंटीग्रेशन आपके पास कॉस एक्स इंटू डी एक्स है तो आपके पास कितना आएगा, साइन एक्स और प्लस में कितना आता है, सी आता है। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स कितना आएगा, साइन एक्स प्लस का क्या आता है, सी निकल के यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जब हम आगे चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आगे फार्मूला पे यहाँ पर जब चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो हमारा कॉस एक्स का हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई कह दे कि भैया इंटीग्रेशन का tan x का बता दीजिए, तो tan x का अभी तो नहीं, फिलहाल आगे होता है, अभी आपका tan x का अवकलन होता है। तो tan x देखिए अवकलन याद है तो उसका जो अपोजिट हुआ उसी का समाकलन करिए तो आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पर सेक स्क्वायर का बताएंगे,
सेक स्क्वायर डी एक्स का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे साहब tan x और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। उसके बाद आपने देखा कि cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, तो कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का कितना आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस कितना आएगा, c आता है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन आपने देखा कि सेक x का, तो सेक x इंटू टेन एक्स का अब आपके पास कितना निकल के आएगा, tan x डी एक्स का, तो आप कहेंगे सेक x निकल के आएगा प्लस में क्या होगा, c होगा। ठीक है, आपने देखा कि डी बाई डेस कॉसेक x का, तो कॉसेक x इंटू कॉट x हो, तो इसका माइनस कॉसेक x और प्लस में क्या आता है, c आता है। माइनस कॉसेक x प्लस में क्या निकल के आएगा, c निकल के आता है। ठीक है, तो अवकलन से जो भी चीजें आपको मिलता है उसी का अपोजिट करते चलिए, आपको यहाँ पर समाकलन क्या होगा, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने तत्व प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, जैसे इंटीग्रेशन अगर 1 dx रहे, इसका समाकलन x प्लस में क्या आएगा, c। ठीक है, अब आप देखना कि x के सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना है, तो x प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा समाकलन का यहाँ पर फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। अभी इसमें कोई छूटा तो नहीं, देखिए x घाते n का ई घाते x। हाँ, अगर एक फार्मूला और आप देखना चाहें, तो जैसे इंटीग्रेशन ए घाते x इंटू डी एक्स रहे, इसका ई घाते x और लॉग ए टू द बेस e और प्लस में क्या होता है, c जोड़ दिया जाता है। लॉग ए टू द बेस e प्लस में क्या जोड़ दिया, c। अब चलिए इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस अगर x स्क्वायर है, इसका कितना आता है, साइन इनवर्स x प्लस में क्या आता है, c। अब 1/√1 माइनस x स्क्वायर है, इसका माइनस कॉस इनवर्स x प्लस में कितना आता है, c। अब इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर है इंटू डी एक्स है, इंटू क्या है, dx है। ये कितना निकल के आएगा, तो आपका जवाब होगा tan इनवर्स प्लस क्या निकल के आएगा, c। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप आगे देखें, अगर आपके पास 1/1 प्लस x स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो माइनस का कितना आएगा, कॉट इनवर्स x प्लस में कितना आता है, c निकल के आता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप आगे देखिए, इंटीग्रेशन 1 और x स्क्वायर माइनस 1 है इंटू डी एक्स है, इसका कितना आता है, तो आप कहेंगे सेक इनवर्स x प्लस में क्या आता है, c। और इंटीग्रेशन 1/x आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स आता है, तो माइनस का आप कहेंगे कि क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x प्लस में क्या होता है, c होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समाकलन को पूरा क्या किया, आपको फार्मूला बता दिया। ठीक है, तो ये फार्मूले अगर आपको पता रहते हैं तो आसानी से रहेगा, आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आपको देखते हैं